हेलो फ्रेंड, मैं अटेंडवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला पे। फ्रेंड, जैसे कि आप लोगों को पता है कि एसआईसी की वैकेंसी है वो आने वाली है, तो अपन लोगों को अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है, पोस्टपोन नहीं करना है। क्योंकि आप लोगों ने वो बात तो सुनी होगी, कर्म करो फल की चिंता मत करो, जितना गहरा होगा कुआं उतना ही मीठा पानी देता है। तो अपनी जो स्टडी है, जो अपनी मेहनत है, वो जितनी डीप होगी, जितनी अपन ज्यादा मेहनत करेंगे, अपन को उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, तो अपन लोगों को अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है। तो अपन लोगों ने बेस क्लास के अंदर अपना टॉपिक स्टार्ट कर रखा था एसिड बेस इम्बैलेंस। तो अपन लोगों ने बेस क्लास के अंदर जो बात की थी वो बात कर ली थी कि जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या होता है और नॉर्मल पीएच कितनी होती है, जो फॉर्मुलेस थे वो चीज अपन लोगों ने बेस क्लास के अंदर देख लिया था। जिन स्टूडेंट ने बेस क्लास नहीं विजिट किए वो बेस क्लास विजिट कर लेना। आज की क्लास के अंदर अपना जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। आज का अपना जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। आज का अपना टॉपिक क्या है? रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। तो रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पता होना चाहिए कि एल्केलोसिस की कंडीशन कब आती है। तो अपन लोगों ने बेस क्लास के अंदर एक बात की थी कि नॉर्मल पीएच है वो कितनी होती है, 7.35 से 7.45 होती है। अगर पीएच 4.5 से ऊपर जा रही है, 7.45 से ऊपर जा रही है, तो कौन सी कंडीशन को डिनोट करती है? वो डिनोट करती है एल्केलोसिस की। तो यहाँ पर पीएच कितनी होगी? यहाँ पर पीएच की बात की तो पीएच कितनी होगी? मोर देन 7.45 से ज्यादा होगी। पीएच क्या होगी? 7.45 से ज्यादा होगी। अपन लोगों ने फर्स्ट बात तो ये डिस्कस कर ली कि जो रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस कंडीशन उसके अंदर पीएच कितनी होती है? 7.45 से ज्यादा होती है। ठीक है फ्रेंड, अब नेक्स्ट बात करें, अपन लोगों ने बेस क्लास के अंदर बात की कि जो रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस होता है, रेस्पिरेटरी जो कंडीशन होती है उसका इंडिकेटर कौन सा होता है? उसका इंडिकेटर होता है PCO2। ठीक है फ्रेंड, क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस और एसिडोसिस की कंडीशन को डिनोट करती है। तो नेक्स्ट अपन यहाँ बात करते हैं कि जो PCO2 है उसका लेवल के अंदर क्या इंपेयरमेंट होगा। क्योंकि अपन जो PCO2 का लेवल है वो अपन लोगों को क्वेश्चन में दिया होता है कि PCO2 का लेवल ये यहाँ से यहाँ तक है, तो आपको एसिडोसिस या एल्कलोसिस की कंडीशन को आइडेंटिफाई करना है। तो PCO2 का लेवल की बात करें तो कितना होता है? 35 से 45 mm ऑफ Hg। ये PCO2 का नॉर्मल लेवल होता है। ठीक है फ्रेंड, 35 से 45। और नेक्स्ट अपन लोगों ने बात की थी कि जो PCO2 होता है, PCO2 होता है उसके अंदर और पीएच के अंदर क्या रिलेशन होता है? तो पीएच होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है 1/PCO2 के। मतलब पीएच का लेवल बढ़ेगा तो PCO2 का लेवल है वो कम रहेगा, और पीएच अगर कम रहेगी तो PCO2 का लेवल है वो क्या रहेगा? वो ज्यादा रहेगा। तो ये रिलेशन होती है PCO2 और जो पीएच होती है उसके अंदर। तो यहाँ पर पीएच क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है। पीएच क्या हो रही है? ज्यादा होती है। PCO2 का लेवल है वो क्या रहेगा? 35 से कम रहेगा। तो लेस देन 35 mm ऑफ Hg। ठीक है फ्रेंड, लेस देन 35 mm ऑफ Hg है वो पीएच है, वो जो PCO2 का लेवल है वो कम रहेगा। ये दो चीज अपन लोगों ने डिनोट कर ली है। ये दो चीज क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को पूछी जाती है। यहाँ से ही क्वेश्चन निकल के आता है कि PCO2 लेवल इतना है तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा या एल्केलोसिस होगा। ये चीज आप लोगों को दी हुई होती है। यहाँ से क्वेश्चन दिया जाता है फ्रेंड। जैसे क्वेश्चन इस टाइप से बनता है कि एक इंडिविजुअल है, उसका PCO2 का लेवल कितना है? PCO2 का लेवल है 24 mm ऑफ Hg। तो आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस की कंडीशन है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कंडीशन है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है या मेटाबॉलिक एल्केलोसिस है। तो आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल तो पता होना चाहिए कि PCO2 है वो किसका इंडिकेटर होता है? वो इंडिकेटर होता है रेस्पिरेटरी कंडीशन का। ये चीज अपन लोगों ने बात कर ली कि रेस्पिरेटरी इंडिकेशन क्या होता है? PCO2 होता है। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद में अपन लोगों को पता होना चाहिए PCO2 का नॉर्मल लेवल कितना होता है? नॉर्मल लेवल होता है 35 से 45। जो थर्ड अपन लोगों को पता होना चाहिए वो होना चाहिए PCO2 और पीएच के अंदर रिलेशनशिप क्या होती है। तो अपन लोगों को पता है कि पीएच बढ़ेगी तो PCO2 का लेवल है वो क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ पर PCO2 का लेवल क्या है? कम है। मतलब पीएच क्या होगी? इंक्रीज होगी। मतलब पीएच कौन सी होगी? एल्कलाइन कंडीशन होगी। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा? रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस कंडीशन अपना राइट आंसर रहेगा। तो फ्रेंड ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अपन लोगों ने पीएच की बात कर ली, PCO2 की बात कर ली। अब बात करते हैं कि H प्लस आयन है वो क्या रहेंगे? ज्यादा रहेंगे या कम रहेंगे? अपन लोगों ने बात की थी H प्लस आयन जब पीएच बढ़ती है
तो H प्लस आयन है वो कम रहते हैं, पीएच बढ़ेगी H प्लस आयन है वो कम रहेंगे, पीएच बढ़ेगी H प्लस आयन कम रहेंगे, तो यहाँ पर H प्लस आयन है वो बॉडी के अंदर कम रहेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो ये चीज अपन लोगों ने रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस के बारे में डिस्कस कर ली है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कोजेज के ऊपर, कि जो कोजेज है वो क्या है। तो कोज की बात करें, कोज की बात करें तो अपनी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, अभी अपन लोगों ने बात की थी ना कोजेस की बात की, तो अभी अपन लोगों ने बात की थी एल्कलोसिस की कंडीशन के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या रहेगी अपनी बॉडी के अंदर, पीएच क्या हो रही है, बढ़ रही है, पीएच बढ़ रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल किस कंडीशन में कम होगा, हाइपर वेंटिलेशन, हाइपर वेंटिलेशन की कंडीशन के अंदर अपन की बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम होगा। कैसे होगा, इस टाइप के अपन ब्रीथिंग करते हैं फ्रेंड, इस टाइप की अगर ब्रीथिंग करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी अपनी बॉडी से ज्यादा अमाउंट में निकलेगी, अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, पीएच बढ़ेगी तो एसिडोसिस एल्कलोसिस की कंडीशन आएगी। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट अपन बात करें तो नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है, जो रेस्पिरेटरी सेंटर है उसके अंदर कुछ इंपेयरमेंट आ गए या वो हाइपर स्टिमुलेशन हो गया, रेस्पिरेटरी सेंटर हाइपर स्टिमुलेट होगा तो क्या होगा, डीप ब्रीथिंग करेंगे, डीप ब्रीथिंग करेंगे तो क्या होगा अपनी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लेवल है वो ज्यादा अमाउंट में बाहर निकलेगी। नेक्स्ट अपन बात करें तो जो हिली एरिया होता है, हिली एरिया, हिली एरिया के अंदर क्या होता है ऑक्सीजन की अमाउंट है वो कम होती है, वहां पर ऑक्सीजन की अमाउंट कम होगी तो अपन जो डीप ब्रीथिंग करेंगे, जितनी ब्रीथिंग करेंगे उतनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेंगे, तो उस कंडीशन के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम होगा। नेक्स्ट में बात करें तो प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी की कंडीशन में तो एल्कलोसिस की कंडीशन आती है। नेक्स्ट बात करें पेन, फिर बात करें फीवर। तो फ्रेंड ये कुछ कंडीशन होती है जिसके अंदर रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की कंडीशन है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट की बात करें, मैनेजमेंट की बात है तो मैनेजमेंट में अपन क्या करेंगे, पेशेंट को ब्रीथ होल्डिंग एक्सरसाइज करेंगे, ब्रीथ होल्डिंग एक्सरसाइज का अगर ब्रीथ अगर रोकेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर कलेक्ट होगी, बॉडी के अंदर कलेक्ट होगी तो अपनी पीएच भी नॉर्मल आने की कोशिश करेगी, पीएच भी नॉर्मल आएगी, पीएच क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या होगा, अगर ब्रीथ होल्ड करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ेगा, पीएच है वो डिक्रीज होगी। ठीक है फ्रेंड, तो फर्स्ट मैनेजमेंट रहेगा ब्रीथ होल्डिंग, सेकंड रहेगा पेपर बैग, पेपर बैग, पेशेंट को पेपर बैग देंगे, माउथ के ऊपर पेपर बैग अप्लाई करेंगे, पेपर बैग अप्लाई करेंगे तो क्या होगा फ्रेंड, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बॉडी के अंदर ही रहेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर रहेगी तो पीएच के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, ये अपन का मैनेजमेंट की बात करी किसके, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस के। तो फ्रेंड अपना रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की कंडीशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गई होगी कि रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की कंडीशन क्या होती है, इसके मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं अपना नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की बात करें तो यहाँ पर भी वही क्वेश्चन बन के आता है कि एल्कलोसिस की कंडीशन है वो कब अक्कर होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लोगों को पता होना चाहिए कि एल्कलोसिस होता कब है। तो वही बात करते हैं फ्रेंड, पीएच अपन लोगों ने कितनी बात की थी, 7.35 से 7.45, तो 7.45 से ज्यादा होगी तो कंडीशन कौन सी आएगी, एल्कलोसिस। तो यहाँ पर पीएच क्या रहेगी, पीएच रहेगी मोर देन 7.45, 7.45 से पीएच है वो ज्यादा रहेगी। ठीक है फ्रेंड, अगर पीएच ज्यादा रहेगी तो अपन लोगों ने नेक्स्ट बात की थी कि जो मेटाबॉलिक इंडिकेटर होता है वो क्या होता है, मेटाबॉलिक इंडिकेटर होता है वो कौन सा होता है, वो होता है SCO3। तो SCO3 का लेवल के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, तो SCO3 और पीएच के अंदर क्या, तो SCO3 का लेवल बढ़ेगा तो पीएच भी बढ़ेगी, पीएच बढ़ेगी तो SCO3 का लेवल भी बढ़ेगा। तो यहां पर क्या होगा, SCO3 का लेवल है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। नॉर्मल लेवल की बात है तो कितना होता है, 22 से 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर लेवल कितना होगा, 27 से ज्यादा होगा, लेवल है वो 27 से ज्यादा होगा। तो ये कंडीशन कौन सी होती है, कंडीशन होती है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं इसके कोजेज की। कोजेज की बात की तो कोजेज के अंदर फर्स्ट बात करते हैं कि जो SCO3 का कोजेज में क्या करेंगे अपन, फर्स्ट रहेगा अगर अपन मेटाबॉलिक सक्शनिंग या फिर GI सक्शनिंग कर रहे हैं GI ट्रैक्ट के अंदर,
जो स्टोमक के अंदर पीएच कैसी होती है, स्टोमक के अंदर पीएच होती है एसिडी की, तो अपन वहां से सक्शनिंग करेंगे तो वहां से H+ आयन क्या होंगे, वो निकल जाएंगे। H+ आयन निकलेंगे तो वहां पर पीएच है वो कैसी आएगी, एल्केलाइन आएगी। तो सक्शनिंग की कंडीशन के अंदर भी अपन लोग क्या बोलते हैं कि मेटाबॉलिक एल्केलोसिस कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट बात करें तो वोमिटिंग की कंडीशन के अंदर भी H+ आयन है वो निकल जाएंगे बॉडी से। नेक्स्ट बात करें डायरिया की कंडीशन के अंदर भी H+ आयन बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। और नेक्स्ट अपन बात करें जो मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं अपन, मतलब फ्रेंड अगर 24 घंटे के अंदर 10 यूनिट से ज्यादा ब्लड अगर अपन ट्रांसफर कर रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर भी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की कंडीशन है वो आ सकती है। तो ये कुछ कंडीशन होती है जिसके अंदर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस जो एसिडोसिस होती है उसके मैनेजमेंट क्या होता है, तो मैनेजमेंट नॉर्मल सा बात है फ्रेंड, क्या करेंगे अपन ट्रीट करेंगे जो अंडरलाइन कोज है उनको अपन ट्रीट करेंगे, मतलब जो कंडीशन अपन लोगों को शो हो रही है उनको अपन ट्रीट करेंगे। जैसे वोमिटिंग है तो वोमिटिंग को ट्रीट करेंगे, डायरेक्ट कंडीशन को ट्रीट करेंगे, सक्शनिंग है अगर सक्शनिंग को अपन अवॉइड कर सकते हैं तो उसको अवॉइड करेंगे। तो ये क्या चीज है, अंडरलाइन जो कोज है उनको अपन ट्रीट करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो अपना जो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की कंडीशन थी वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस के बारे में। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन के अंदर क्या आता है फ्रेंड, अगर पीएच कितनी होगी, पीएच होगी 7.35 से कम, पीएच क्या होगी 7.35 से कम होगी। ठीक है फ्रेंड, SCO3 का क्या होगा, SCO3 का लेवल है वो क्या होगा, कम होगा, मतलब 22 से कम होगा। तो ये SCO3 का लेवल है वो कम रहेगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं इसके कोजेस। तो बॉडी के अंदर H+ आयन है वो किन किन कंडीशन में ज्यादा रहेंगे। फर्स्ट बात करें तो अपन रीनल फेलियर की कंडीशन है, क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी से बाहर नहीं जाएंगे, H+ आयन है वो बॉडी के अंदर इकट्ठा हो जाएंगे, तो अपनी बॉडी के अंदर कौन सी कंडीशन आएगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन है वो देखने को मिल सकती है। तो फर्स्ट क्या रहेगा, रीनल फेलियर। सेकंड की बात करें तो DM मतलब डायबिटीज मेलाइटस, सेकंड डायबिटीज कीटो एसिडोसिस की कंडीशन, ये कॉजेज होते हैं किसके, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के। इसके अलावा बात करें तो अपन क्या आएगा, स्टारवेशन, मतलब जो स्टारवेशन का बात करते हैं फास्टिंग कंडीशन के अंदर भी अपन लोगों को डायबिटीज जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन है वो देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट बात करें तो मालन्यूट्रिशन की कंडीशन के अंदर भी अपन लोगों को जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है वो देखने को मिलता है। मालन्यूट्रिशन के अलावा बात करें तो अपन जो एस्पिरिन ड्रग है उसके कारण भी हो सकता है, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है। फ्रेंड यहाँ पर ध्यान देना आपको, अगर मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन करें तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा, अगर नॉर्मली अपन बात करें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन है वो अपन लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है फ्रेंड, तो ये अपन लोगों ने बात करी मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट फ्रेंड वही रहेगा जिसके अंदर अपन क्या करेंगे, टू ट्रीट अंडरलाइन कोज को अपन ट्रीट करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो ये अपना टॉपिक था एसिड बेस इम्बैलेंस के बारे में। फ्रेंड टॉपिक कंप्लीट करने का रीजन ये था कि जब आप लोगों को एमसीक्यू पढ़ाया जाए तो उसके अंदर आप लोगों को क्वेश्चन है वो इजीली आप लोग कर सको। तो जो थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ाने का यही ऑब्जेक्टिव रहता है मेरा कि जो आप लोगों को थ्योरेटिकल पोर्शन अगर कंप्लीट हो जाता है तो आप जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं तो उसके अंदर आप खुद उनके आंसर दे सकते हैं। सिर्फ आप लोगों ने एसिड बेस बैलेंस आपने बहुत बार पढ़ा होगा, सिर्फ मैंने इसलिए पढ़ाया कि आपका रिवीजन हो सके, इसलिए मैंने थोड़ा स्पीडली आप लोगों को एसिड बेस बैलेंस पढ़ाने की कोशिश की है। तो आप लोगों को सिर्फ टॉपिक इस टाइप से रिवाइज करना है कि आप लोगों को जब एमसीक्यू की क्लास आई तो एमसीक्यू की क्लास के अंदर आप लोग इजीली इसको समझ सकें। ठीक है।